नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी LT भर्ती पर आधारित विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। दोस्तों, ये जो टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, LT भर्ती परीक्षा शिक्षण अभिरुचि का ये पहला टॉपिक है। आप सिलेबस में देखिएगा तो पहला टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। हमें पता है कि शिक्षक अपने आप में जो है अपने व्यवसाय के प्रति किस तरीके से प्रतिबद्ध होते हैं, अपने जो उसका व्यवसाय है उसके प्रति वो ईमानदार होते हैं या कर्तव्यनिष्ठ होते हैं या उनमें एक प्रकार की लगन होती है। तो उसके साथ साथ अगर उनमें छात्रों के प्रति अभिवृत्ति नहीं है तो एक शिक्षकों का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कहने का आशय है, जो शिक्षक हैं अपने आप में छात्रों के बिना अपूर्ण माने जा सकते हैं और उनका जो भी काम है या फिर उनका जो भी कर्तव्य है वो अपने आप में छात्रों के प्रति जो है निरुत्तर हो सकता है। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे संबंधित हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जो है अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सब में जो है वीडियोस लाने वाले हैं। और जैसे ही हम वीडियोस ला देंगे उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके जो है मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो है 30 क्वेश्चन जो है आपको जो है वीडियोस में लेके आएंगे। आप प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू उन्हें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। तो देखिए, शिक्षक का पहला उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को ज्ञानवान और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने दायित्वों का पालन करे। यानी कि पहला उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को सबसे पहले तो ज्ञान प्रदान करना और उनको अच्छी संस्कृत आदमी को बनाना। यानी कि सुसंस्कृत का मतलब जो हमारा समाज है उसमें किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है उसके अनुरूप जो है ढालने का जो है प्रयास करना चाहिए। यही शिक्षक का जो है उद्देश्य होता है और छात्रों में नैतिक गुण को अपने शिक्षा के माध्यम से प्रदान करे। शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि छात्रों के भौतिक ज्ञान पक्ष के साथ साथ वह उनमें नैतिक मूल्यों को भी जो है उसमें अभिवृद्धि करे, जिससे छात्र देश के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक सहयोग कर सकें। इसके साथ साथ छात्र एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। शिक्षक ही उसमें नैतिक शिक्षा एवं भौतिक ज्ञान देकर उन्हें समाज में एक अच्छे नागरिक के आकार में ढालता है और कहा जा सकता है शिक्षक एक माली के जैसा होता है जो बगीचे को अपने ज्ञान द्वारा सींचता और देखभाल करता है ताकि भविष्य में सुंदर एवं आकर्षण फूल खिल सके। तो कहने का सही है, छात्र क्या होता है, गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी से एक कुम्हार जो है उस गीली मिट्टी को सुंदर सुंदर बर्तनों में, आकृतियों में ढालता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र को अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने परिश्रम, अपने जो है जितनी भी उसके अंदर जो है क्षमताएं हैं उनका उपयोग करके एक अच्छा नागरिक देश के लिए निर्मित करता है। साथ में शिक्षक को एक माली की संज्ञा भी दी गई है। जिस प्रकार माली अपने जो है बगीचे में फूलों को जो है उनकी देखभाल करता है, उनको सींचता है और उनमें आने वाले जो खतरों को टालता है, उसी प्रकार शिक्षक भी जो है छात्रों को इसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में जो है तैयार करता है। इसी प्रकार शिक्षक पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है, क्योंकि बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व शिक्षकों के ऊपर ही होता है। तो सबसे पहले है शिक्षक अपने छात्रों के प्रति तो वह जो है उसकी अभिवृत्ति होनी ही चाहिए, लेकिन जो शिक्षक है उस पर सर्वाधिक जो है जिम्मेदारी समाज के दायित्वों की पूर्ति करने की होती है, क्योंकि समाज एक शिक्षक से आशा करता है कि वह किसी भी छात्र को, किसी भी जो है अवयस्क बालक को एक ऐसा नागरिक बनाए जो भविष्य में आगे चलकर एक आदर्श स्थापित कर पाए और समाज में जो है एक नई क्रांति ले पाए या फिर समाज को आगे बढ़ा पाए। इसी प्रकार एक बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? सबसे पहले उसकी माँ होती है, परंतु
माता के बाद बच्चे की सार्वजनिक जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। एक शिक्षक योग्य तभी कहलाता है जब उसकी शिक्षण के प्रति अभिरुचि हो। तो कहने का सही है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है वो, यानी जो बेसिक चीज़ें सीखता है अपनी माँ से सीखता है। लेकिन जैसे ही वो बेसिक चीज़ें सीख जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, अब उसे समाज में जाने के लिए तैयार करना होता है। और उसी तैयारी के लिए एक टीचर उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। और एक शिक्षक तभी योग्य कहलाएगा। अब एक शिक्षक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने शिक्षक तैयार कर दिया है और वह शिक्षक बन गया है। वो शिक्षक तब बनेगा जब उसके अंदर छात्रों के प्रति, छात्रों को समझने की, उनके मनोविज्ञान को समझने की, उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की, उनके बुद्धि को समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है उसके अंदर इन चीज़ों को जानने की क्षमता, तो वो शिक्षक अपने जो है उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक शिक्षक योग्य तभी कहलाता है जब उसकी शिक्षण के प्रति अभिरुचि हो। इसलिए एक योग्य शिक्षक केवल विषयगत अध्ययन पर विशेषज्ञता प्राप्त करने से ही नहीं बनता है। शिक्षक को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कार्य करना चाहिए ताकि बच्चों में उसकी दबी हुई आंतरिक योग्यताओं और प्रतिभाओं को बाहर निकाल सके। तो देखो, जिस प्रकार ज्ञान क्या है, हमारे मन के अंदर होता है, बच्चे के मन के अंदर होता है। तो शिक्षक ऐसा तो नहीं है कि उसमें ज्ञान भर रहा है उसके अंदर, जैसे पैकेट में हम चीज़ों को भरते हैं वैसे हम बालकों के अंदर जो ज्ञान को नहीं भरते हैं। हम क्या करते हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनका बाहर जो है विकास करते हैं। तो जो है यहाँ पर विवेकानंद जी ने कहा भी है कि एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। उनका कथन है कि मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं की अभिवृद्धि का नाम ही क्या है, शिक्षा है। तो बालक ये तो करता है, बच्चों के अंदर जो उनकी अभिक्षमताएं हैं, जो वो कर सकते हैं, उनको प्रेरित करके उनको बाहर निकालता है, उनके जो है उनके दैनिक जीवन में, उनके व्यवहार में निकाल के आता है। तो वो ही शिक्षक का मुख्य काम होता है। इसी प्रकार इससे बच्चों के आंतरिक योग्यताओं में प्रतिभाओं का पता चल सकता है, जिस कारण से वे अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पूर्ण कर सकेंगे। शिक्षक को अपने विषयगत ज्ञान के अलावा एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए ताकि वह छात्रों का मनोदशा का विश्लेषण कर उनके विशेष प्रतिकूल अभिवृत्तियों को दूर किया जा सके। तो एक शिक्षक है, उससे अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। इसीलिए जो है शिक्षक बनने से पहले शिक्षक से संबंधित क्या करते हैं, ट्रेनिंग की जाती है। और वो उस ट्रेनिंग में आपको पता है वहाँ मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है। तो मनोविज्ञान भी पढ़ना होता है, साइकोलॉजी भी जाननी होती है बच्चे की, और शिक्षा से संबंधित साइकोलॉजी भी उसे जाननी होती है। अगर नहीं जानता है तो वो सीधा प्रभाव उसके शिक्षण में पड़ेगा, और सीधा प्रभाव शिक्षण में पड़ेगा तो वो बच्चों को सिर्फ एक तोता ही बना के रह पाएगा। जो जैसे तोते को रटाते हैं वैसे वो छात्रों को रटाएगा बस, और उन्हें ऐसा ही छोड़ देगा। लेकिन अगर उसने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है तो वो बालक को एक जो है आदर्श जो है नागरिक के रूप में तैयार कर पाएगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, ये तो बालकों के प्रति अभिवृत्ति थी। अब जो एक शिक्षक है, इसका शिक्षा के प्रति भी तो अभिवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बालकों के प्रति तो उसकी अभिवृत्ति है लेकिन वो शिक्षा के प्रति उसकी अभिवृत्ति नहीं है। तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से मतलब है एक शिक्षक को हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। उसका एक नैतिक गुण है, इसका एक मौलिक गुण है कि एक टीचर हमेशा क्या है, अध्ययनशील ही रहना चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार समाज में परिवर्तन आते हैं। समाज में परिवर्तन आने के साथ साथ जो है एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन आता है। अगर शिक्षक जो है उन चीज़ों से अनभिज्ञ रहेगा तो वही पुराने ढर्रे पर वो चलेगा, और पुराने ढर्रे पर अगर चलता है तो वह जो है आज के जो है बालक के साथ अपना समायोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए एक शिक्षक को आधुनिक तकनीकों का जो है जानने की उसे जो है लगातार कोशिश करनी चाहिए। उसे चीज़ों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान अर्जन करता रहना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि एक शिक्षक अपने आप में एक विद्यार्थी भी होता है। तो वो हमेशा जो है जब तक वो है वो जीवन पर्यंत जो है अध्ययन करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक बनना अधिकतर लोग चाहते हैं, पर शिक्षक बनने के लिए विशेष प्रतिभा और व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। देखो, टीचर तो सब अधिकतर लोग बनना ही चाहते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए क्या होनी चाहिए, विशेष प्रतिभा और व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अगर नहीं होगा किसी व्यक्ति के अंदर तो वह शिक्षक
जैसे डिग्री तो ले लेगा, नौकरी भी लग सकता है, लेकिन वो जो एक शिक्षक शब्द है उसको जो है सार्थक नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसके अंदर विशेष प्रतिभा होनी चाहिए और व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का एक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। इन दृष्टिकोणों में सर्वप्रमुख है कि व्यक्ति में शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण हो जो शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता हो। व्यक्ति के अंदर शिक्षा के प्रति लगाव हो जो उसे शिक्षक बनने योग्य औपचारिकताएं प्रदान करता है। इन गुणों से भार कर व्यक्ति शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करता है, अतः वह शिक्षा को व्यवसाय या औपचारिक मात्र न मानकर अपने एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानता है। इस प्रकार से वह शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक शिक्षक है, अगर उसे नौकरी मिल जाती है, वैसे नौकरी मिलना ऐसा नहीं है कि उसमें शिक्षा के गुण का जो है विकास है तभी उसे नौकरी मिल रही है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी की बुद्धि तेज है तो वो क्या करना है, एग्जाम तो निकालना होता है, तो एग्जाम निकाल के शिक्षक बन गया है। लेकिन अब जब बन गया है तो अब उसने क्या करना है, अपने व्यवसाय को सिर्फ औपचारिक नहीं मानना है, उसे सिर्फ अपना व्यवसाय नहीं मानना है, जबकि उस व्यवसाय को सामाजिक विकास का एक जो है अमूल्य अंग मानते हुए उसमें प्रयास करना चाहिए। और उस हेतु उसने जो है अपने एफर्टों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उसमें रुचि लानी चाहिए, उसमें अलग अलग प्रकार से जो है प्रयास करते रहना चाहिए, जिस कारण एक अच्छा शिक्षक वो बन पाए। और उसे व्यवसाय के रूप में उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि सामाजिक विकास के रूप में उसे देखना चाहिए। क्योंकि उस शिक्षण से सिर्फ बालक का विकास नहीं हो रहा है, उस शिक्षण से एक जो है उस स्कूल का विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा, वहाँ से संबंधित जो राज्य है उसका विकास होगा और देश का विकास होगा। देश के विकास के साथ साथ विश्व का विकास भी होगा। तो वैसे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था तो कहती है कि जो है सभी का जो है क्या होना चाहिए, जो है विकास होना चाहिए, भला होना चाहिए बोलते हैं। तो जो है सारा विश्व हमारा एक घर है, तो और अगर हम बढ़ेंगे तो सभी जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय या औपचारिक मात्र न मानकर अपने और सामाजिक विकास के लिए जरूरी मानता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने अध्यापन कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करते हैं। इस प्रकार से शिक्षण परीक्षार्थी को अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति रखना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है शिक्षण में एक जो है सकारात्मक प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर वो सकारात्मक नहीं होगा तो समय समय पर जो है उसकी जो है उसके सामने चुनौतियां आएंगी। चुनौतियों के साथ साथ उनमें जो है ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिसमें से जो है उसका मन जो है इन चीज़ों से हटेगा। लेकिन अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षक को निरंतर आगे विकास की ओर ले जाएगा और साथ साथ में जो है उसके जो है मूल्यों में, उसकी स्किल्स में या फिर जो उसके कौशल हैं सभी में वो वृद्धि करेगा। इसी प्रकार शिक्षण विद्यार्थी को अपनी पूर्व शिक्षा के मूल्यों को उपयोगी और ज्ञान से युक्त समझते हुए समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी मानते हुए शैक्षिक क्षेत्र में कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार से उसे देश के सामाजिक शैक्षिक विकास में वृद्धि के लिए अपना अमूल्य योगदान हमेशा प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से वह सच्चे अर्थों में एक आदर्श शिक्षक बन सकेगा और आदर्श विद्यार्थी देश को जो है प्रदान कर सकेगा या जो है सौंप सकेगा। तो इस तरीके से हमने जो है आज इस पर जो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति होती है, शिक्षकों में शिक्षा के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति होती है, उससे आपको एक ब्रीफ आपके दिमाग में जो है एक स्केच खींचा है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं? देखो, एक यहाँ से ज़्यादा 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा या फिर 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित कोई फैक्ट तो उसने पूछना नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट तो पूछना नहीं है, फैक्ट है नहीं, कोई सिद्धांत तो पूछना नहीं है और न ही किसी प्रकार के जो है इसमें सन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछने की ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था। ये अंडरस्टैंडिंग बेस टॉपिक है। तो इससे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है जैसे इसमें उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी आपने जो है अगर आपके टीचर की जैसी अभिवृत्ति है, आप थोड़ा सोच सकते हैं तो आप जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। जो उचित शिक्षा होती है वो सर्वाधिक किस चीज़ के लिए सहायक होती है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में,
अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में या व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आप क्वेश्चन करते हैं तो हो सकते हैं चारों आंसर आपको सही लगते हों, लेकिन हमने चारों आंसर की ओर नहीं जाना है। हमने उस आंसर की ओर जाना है जो चारों में सबसे बेस्ट हो या फिर उन चारों में वो चीज़ आ जाए। ठीक, तो देखिए, उचित शिक्षा का जो मतलब क्या है, सिर्फ अर्थपार्जन यानी रुपया पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ विद्वान बनना भी नहीं है और सिर्फ प्रतिष्ठा बढ़ाना भी नहीं है। तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना ही उचित शिक्षा का सर्वाधिक जो है इसमें सहायक होता है। आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें अर्थोपार्जन यानी रुपये पैसे कमाने की प्रवृत्ति अपने हाथ आ जाएगी, और आत्मनिर्भर बनेगा तो विद्वान भी बना रहेगा, और विद्वान बनेगा तो प्रतिष्ठा अपने हाथ ही उसमें आ ही जाएगी। बढ़ते हैं आगे। एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, आप क्या करेंगे उसके साथ? आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि है, और अगर वो मंदबुद्धि है तो उसको पढ़ाई के लिए और समय हम और देंगे। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि करके क्यों नहीं ला रहा, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या मंदबुद्धि है। अगर मंदबुद्धि है, ठीक, अगर नहीं है तो काम क्यों नहीं इसको काम करके आ रहा है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। या आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे, या उससे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे। तो देखो, निगेटिव आंसर से हमेशा बचना है हमने। तो उसे दंडित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, निंदा भी नहीं करेंगे, और अनुत्तीर्ण तो करना जो है आपको पता RTE एक्ट में है ही नहीं। आप 8 तक तो आप कम से कम फेल कर ही नहीं सकते। तो ज़्यादा सही आंसर इसमें होगा कि आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंदबुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए, अगर है तो उसको पढ़ाई के लिए और समय हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, इसका मतलब क्या है? शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, कि शिक्षक को बालक के पढ़ाने के लिए बालक के स्तर तक बालक बनना होगा, या ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, या फिर पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, या फिर अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना इसका आंसर होगा। तो बालक जो है केंद्रित है, जिस आंसर में बालक केंद्र में है तो वो आपका आंसर इसमें सही होगा। तो शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, या फिर ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख जाए। देखो, बालक के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, शिक्षक के लिए पॉजिटिव नहीं होना है, बालक के लिए पॉजिटिव होना है। ठीक, तो जैसे पहला आंसर है इसमें शिक्षक को बालक के स्तर तक आना, तो शिक्षक अगर बालक के स्तर तक आएगा तो बालक और शिक्षक में ज़्यादा अंतर नहीं रह पाएगा, तो दोस्त जैसे हो जाएंगे, और दोस्त जैसे हो जाएंगे तो वो बात जो है शिक्षण में नहीं आ पाएगी। ज्ञान को लघु पदों में बांटकर पढ़ाना जिसे बालक सरलता से सीख सके। देखो, अगर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाते हैं जिससे कि बालक को पढ़ने में आसानी हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। देखो, मैंने क्या कहा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है तो बालक के हक की बात करेगा। पाठ के कठिन बिंदु को हटा देना, ये तो सॉल्यूशन कुछ है नहीं, कठिन चीज़ें वो सीखेगा कैसे? फिर अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा था सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। ठीक है, ये भी हो सकता है, कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो दो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर हैं, इन दोनों में आपने देखना है। तो देखिए, ज्ञान को लघु पदों में बांटना जिसे बालक सरलता से सीख सके, या फिर अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो मेरे को ज़्यादा बेहतर, इससे भी ज़्यादा बेहतर आंसर है ये। तो देखो, दो बेहतर आंसर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उन दोनों में भी देखिए जो है ज़्यादा बेहतर है वो होगा, क्योंकि इसमें ये दिया है कि लघु पदों में बांटकर। अगर मान लो वैसे भी अगर नहीं सीखा हो तो आपने ये ध्यान देना है कि बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियाँ आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी ओर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। तो देखो, किस प्रकार से वो सीख सकता है, कैसे आसानी से उसे चीज़ें आ जाएंगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे अलग अलग टाइप से। तो ये ज़्यादा बेहतर इसमें आंसर है। तो वही कह रहा हूँ, आपने ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्न हैं, आपको आंसर सही लगेंगे, 2 आंसर सही लगेंगे, 3 आंसर, कभी कभी 4 आंसर सही लगेंगे, लेकिन तो आपने फिर ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को और समझना है, और आपने देखना है कि किस में जो है बालक का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या फिर जिस आंसर में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं तो उसे आपने लेना है। इसी प्रकार से आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं आपके क्लास में कुछ बच्चे, तो आप उनके साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार करेंगे। आप उनको शांत रहने को कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप उनके प्रति उदासीन बने रहेंगे, आप उनको झिड़क देंगे। तो देखो, निगेटिव आंसर से तो बचना है,
उदासीन भी नहीं रहना है, शांत रहने को कहेंगे ये भी नहीं है। तो आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। अगला प्रश्न है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह किस प्रकार से। अब ये आपके लिए है, आज तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की, तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्षमता को पहचानने के लिए होता है। ये नहीं आप अपने पे सीधा अप्लाई नहीं करेंगे, वो टीचरों पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि हाँ जो शिक्षा प्राप्त करके निरर्थक है, किसी काम की नहीं है, बहुत बेकार है। ऐसा अगर आप अपने में लेते चलोगे, भावनाओं में बह के अगर आंसर दोगे तो आंसर गलत हो सकते हैं। तो क्या है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो कैसी प्राप्त की है। केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली है, नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, आपके लिए ये भी हो। लेकिन देखो, ये अगर एग्जामिनर आपसे या एक शिक्षण व्यवसाय आपसे ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं करता है कि जो आपने अभी तक शिक्षा प्राप्त की है वो केवल समय बिताने वाली हो, या सिर्फ जो है भौतिकवादिता को बढ़ा रही है या नैतिकता से शून्य रही है। ये चीज़ की आशा एक शिक्षण व्यवसाय आपसे बिल्कुल नहीं करता है, जबकि शिक्षण व्यवसाय आपसे उम्मीद करता है कि आप क्यों हो उपयोगी एवं मूल्यवान शिक्षा आपने ग्रहण की है, यही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति को कैसे जांचेंगे या जानेंगे। उनकी परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, संचयी अभिलेख करके। तो देखो, आपने अपने विद्यार्थियों की प्रगति जाननी है, तो क्या उन्होंने प्रगति की है या नहीं की है। तो आप क्या करेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे, ले सकते हैं, उन विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, शिक्षकों की सहायता लेंगे, ये भी कर सकते हैं, और संचयी अभिलेख रखकर। तो सबसे बेहतर है, देखो विद्यार्थियों की अगर आप परीक्षा लेंगे तो पर्टिकुलर हो, उसमें बस अंक प्रदान करना ही जो है आप प्रगति का सूचक नहीं होता, अंक प्रदान करना। और पूछकर या प्रगति बताने के लिए पूछकर अगर ऐसे करेंगे तो हो सकता है पूरी चीज़ें इसमें भी ना आए, ठीक है। शिक्षकों की सहायता लेकर, हो सकता है कोई शिक्षक जो है पक्षपात करता हो किसी बच्चे के साथ, तो वो उसमें उससे उलट भी है आपको जो है चीज़ें बता सकता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उस विद्यार्थी का संचयी अभिलेख बनाएं, साल भर उसने क्या किया है उसके रिकॉर्ड बनाएं, ठीक। उसमें पहले क्या परिवर्तन आए, अब क्या परिवर्तन आए, बीच में क्या परिवर्तन आ रहे थे, उनका आप अगर पूरा एक संचयी अभिलेख बनाते हैं, एक डाटाबेस बनाते हैं, तो उससे आपको अपने विद्यार्थियों की प्रगति प्राप्त हो जाएगी। होने के लिए इनसे भी हो सकती है। मैंने आपको कहा इसमें सभी क्वेश्चन आपके सही आपको आंसर लगेंगे, लेकिन आपने उस आंसर की ओर जाना है जो सबसे बेहतर आंसर है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा क्या है अपने आप में। तो ये बीएड में जब आपने किया होगा, डीएलएड आपने किया होगा, तो उस वक्त जो है जो एक ट्रेनिंग का जो है बेसिक सवाल उससे पूछा जाता है, शिक्षा क्या है। तो क्या है, शिक्षा एक पुस्तक है, एक व्यवसाय है। शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, या ज्ञान शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो देखो, सिर्फ एक पुस्तक तो हो नहीं सकती, व्यवसाय सिर्फ एक व्यवसाय भी नहीं हो सकती है, केवल शिक्षकों से मिले ऐसा भी नहीं होता है। तो शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है, शिक्षा ज्ञान भी है और शिक्षा अनुभव भी है। बढ़ते हैं आगे। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यदि वे बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न कह रहा है कि जो संकोची विद्यार्थी होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी हम इसे कह सकते हैं, संकोची विद्यार्थी होते हैं, उनका आत्मविश्वास आपने जगवाना है, तो उसके लिए आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। तो मजबूर करना, तो ये तो बिल्कुल उसमें जो है आप उसमें हिटलर साइड जमा रहे हो, तो इसका तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे, नेगेटिव की ओर तो हमें जाना ही नहीं है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, तो विशेष प्रयास नहीं करेंगे तो संकोच ही बना रहेगा। तो बेहतर आंसर क्या है, उस संकोची बालक को ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। तो अब देखो, अगर वो ऐसे विषय में बोलेगा जिस विषय में औरों को 1% भी नहीं पता है, तो चाहे वो गलत भी बोलेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बोलने की क्षमता बढ़ेगी उससे, क्योंकि उसको पता है कि इन लोगों को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उससे वो धीरे धीरे अपने बोलने की क्षमता को विकसित कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या
आवश्यक है, जो शिक्षा का जो मानदंड है, स्टैंडर्ड है, अगर आप उसे उठाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना आवश्यक होगा। इनमें से अध्यापकों का उच्च वेतन, हो सकता है वेतन बढ़ाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो। छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन। तो देखो फिर मैंने कहा चारों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट आंसर की ओर जाना है और ऐसे आंसर पर जाना है जिससे छात्रों का भला हो, ठीक। अध्यापकों का उच्च वेतन, ठीक, हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करके क्या होगा, आपने बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होता है, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है, उसके जो है जो सर्वांगीण गुण उसके विकसित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बच्चे के, उसकी और उसका मूल्यांकन करना होता है। पाठ्यक्रम में संशोधन, ये जो है शिक्षक का काम नहीं है, ये जो है उच्च स्तर से होता है, वो जो है नीतिगत सरकार के स्तर से ये चीज़ें होती है। तो अगर आप छात्रों का सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करते रहें हर चीज़ में, ऐसा नहीं आप जो उसके पर्टिकुलर विषय में मूल्यांकन कर रहे हैं, आप उसके जो है अलग पक्ष में उसके बौद्धिक पक्ष का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके शारीरिक पक्ष का कर सकते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष का कर सकते हैं। तो अलग अलग पक्ष का आप लगातार अगर मूल्यांकन करेंगे, उससे आपको विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और जानकारी प्राप्त होगी तो आप उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और यही सुधार शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए जो है आवश्यक होंगे। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य कैसा होना चाहिए, एक ही स्तर का होना चाहिए, छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, केवल पुस्तक के अंदर में से हो या पुस्तक के बाहर से हो। तो देखो एक ही स्तर का हो, देखो जहाँ पर ओनली या केवल ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। केवल पुस्तक के अंदर से हो, क्यों हो, बाहर से भी हो सकता है, पुस्तक के बाहर से हो, सिर्फ बाहर से भी क्यों, अंदर से भी कर सकते हैं। तो 3 आंसर तो आपके सीधा एलिमिनेट हो गए, एक आंसर बचता है छात्रों की योग्यता के अनुसार। गृह कार्य हमेशा सबको एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, छात्रों की योग्यता, रुचि और उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको गृह कार्य देना चाहिए। तो सही आंसर इसका बी होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो है शिक्षकों के छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे संबंधित 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। और इन 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा कि कितने सही हुए हैं 10 में से। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसके बाद हम आपके लिए लेके आने वाले हैं जो है LT जो भर्ती परीक्षा है, इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आएंगे। और वो जो है एक प्रैक्टिस सेट भी होगा, क्योंकि मैंने लगभग जितने भी टॉपिक आपके LT के इनकी जो है डिटेल वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वो प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके आप जो है उससे नोट्स बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेलिस्ट से आपको कम से कम 15 से ज़्यादा नंबर तो इसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और बाकी जो इससे ज़्यादा प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण में हर टॉपिक में से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न छान के 30 क्वेश्चन बनाऊंगा और उनकी हम एक प्रैक्टिस सेट टाइप का जो है लेके आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वो आपके जो है इन नंबर को कम से कम 25 प्लस अगर आपके चले जाते हैं 30 में से यहाँ, तो बाकी आपका जो है सही हो जाएगा आगे के जो है आपकी मेरिट में आने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।